हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग कल जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का पाठ्यक्रम जो कक्षा 12वीं का है ना आया है 2025 में जो एग्जाम होगा कक्षा 12वीं का, उसका जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने अपनी साइट पर अपलोड किया है। तो हम जो जीव विज्ञान के सिलेबस जो लेटेस्ट वाला सिलेबस है उसको समझने वाले हैं हिंदी मीडियम में, पूरा पूरा हिंदी मीडियम के अंदर पूरा पाठ्यक्रम समझने वाला है कि 2025 में जो आपकी कक्षा 12 का जो पेपर आएगा ना, उस पेपर में क्या आएगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर में आएगा क्या 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 टॉपिक हैं, क्या क्या नहीं है। वैसे तो पुराना वाला ही है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, लेकिन फिर भी आप समझो मैं आपको पूरा जो बोर्ड ने जो दिया है आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। मान लो किसी के पास पुरानी बुक आई तो इस मेरे वीडियो को समझने के बाद उसको क्या छोड़ना है क्या पढ़ना वो समझ में आ जाएगा, और न्यू बुक है तब भी उसको ये समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो हम लोग जो हैं हम अभी प्रेजेंट टाइम में क्या देखने वाले हैं कि जो सिलेबस देखने वाले हैं 2025 का क्लास 12 कक्षा 12वीं का सिलेबस देखने वाले हैं 2025 का, ठीक ना बेटा। तो समझना आप देखो आपका जो 2025 के अंदर जो बायो का पेपर होगा, 2025 में जो बायो का पेपर होगा ना वो दो पेपर होंगे। एक सैद्धांतिक या थ्योरी का पेपर होगा जो आपको बाहर देने जाना पड़ेगा, और दूसरा आपका प्रैक्टिकल का यानी कि प्रायोगिक का पेपर होगा जो आपकी स्कूल में ही होगा। जो सैद्धांतिक पेपर है उस पेपर के लिए आपके पास समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर सैद्धांतिक का पेपर होगा और टोटल 56 नंबर का पेपर होगा, बोर्ड का पेपर होगा आपका। 14 नंबर जो है आपकी स्कूल आपके भेजेगी, छात्रांक के रूप में भेजेगी स्कूल। टोटल आपके 70 नंबर का पेपर होगा सैद्धांतिक का। और जो प्रायोगिक पेपर है, प्रायोगिक पेपर का जो एग्जाम का समय है वो 4 घंटे रहेगा आपका। 4 घंटे का प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, ठीक है ना, 4 घंटे का होगा प्रैक्टिकल का एग्जाम, ठीक है। और प्रश्न पत्र जो होगा वो 30 नंबर का होगा। इस 30 नंबर की डिटेल भी हम समझेंगे। पहले हम सैद्धांतिक वाला पाठ्यक्रम समझेंगे कि सैद्धांतिक में कौन कौन सी यूनिट है और क्या क्या पढ़ना। उसके बाद अगले वीडियोज के अंदर हम अगला वीडियो जो है उसके अंदर हम प्रैक्टिकल भी पूरा समझेंगे कि राजस्थान बोर्ड ने हमें प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या दिया है। देखो सैद्धांतिक का जो सिलेबस है वो तो सीबीएसई और आरबीएसई राजस्थान बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड का लगभग सिमिलर, लगभग के सारा ही सिमिलर है। लेकिन प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही पाठ्यक्रम प्रायोगिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल ही अलग है। तो प्रायोगिक वाला इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो प्रायोगिक परीक्षा जो है आपके 30 मार्क्स की रहेगी, 30 नंबर की रहेगी और 56 नंबर की मेन बोर्ड की परीक्षा, और 14 नंबर आपको सैद्धांतिक में छात्रांक के रूप में भेजे जाएंगे। प्रैक्टिकल में किसी प्रकार के कोई छात्रांक नहीं है। टोटल 30 नंबर का 70 और 30 टोटल 100 नंबर का पेपर होगा बायो का। बायो का पेपर कितने नंबर का होने वाला 2025, यानी अब जो इसने 12th में जो बच्चा अब 12th में है उसका जो पेपर 2025 में होगा और उसका पेपर 100 नंबर का होगा। अब देखो आपकी जो 5 इकाई है, 5 यूनिट है या 5 इकाई दे रखी है आपके 12th के अंदर। एक्चुअली बायो के अंदर टोटल 10 यूनिट है, 5 11th की और 5 12th की। तो 5 11th की आप पढ़ चुके हैं, 5 12th की आप पढ़ रहे हैं। तो पहली इकाई जो है वो है जनन। तो पहली इकाई कौन सी है? जनन, रिप्रोडक्शन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रोडक्शन, अगर आपको याद हो तो। जनन क्या है? अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की विधि। सजीवों द्वारा अपने समान सजीवों को उत्पन्न करने की विधि ही जनन कहलाती है। जीवों द्वारा अपने समान जीव संतति को उत्पन्न करने की विधि ही जनन कहलाती है। इसके अंदर देखो हम बॉटनी की एक यूनिट तो हमने बॉटनी की देख ली। बॉटनी की पहला ही चैप्टर बॉटनी का है और वो भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का चैप्टर है बेटा। ये इस चैप्टर में से 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले आपके, कितने? 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 नंबर का चैप्टर है। तो इस पहली यूनिट का नाम जनन के अंदर जो पहली यूनिट का जो पहला अध्याय है वह है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादपों को हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म। पुष्पी पादपों को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, है ना, क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर ही फूल आते हैं। ठीक है, हिंदी में बोले एंजियोस्पर्म को तो आवर्त बीजी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आवर्त बीजी या आवर्त बीजीय पादप, आवर्त बीजीय पादप भी कहते हैं इनको, है ना बेटा। तो इन आवर्त बीजीय पादपों के अंदर सबसे पहले सेक्सुअल या लैंगिक जनन। देखो जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक, ध्यान रखना। लैंगिक जनन जिसमें 2 पार्टनर होंगे, अलैंगिक जनन जो अकेला जीव अपने समान संतति पैदा कर सकता है। अलैंगिक जनन मतलब एक अकेला जीव अपने समान संतति उत्पन्न कर सकता है, और लैंगिक जनन का मतलब ये है कि उसके अंदर 2 जीव चाहिए अपने समान संतति उत्पन्न करने के लिए। एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, नर होगा दूसरा मादा होगा, राइट। तो अब हम बात कर रहे हैं पादप की। पहले तो पुष्प
पुष्प जो है ना, देखो पुष्प ही वो भाग है जहाँ पे लैंगिक जनन होता है। पादप के अंदर पुष्प वह भाग है जहाँ लैंगिक जनन होता है, तो पुष्प के बारे में तो अध्ययन करना ही है। तो लेकिन पुष्प जो है आवर्त बीजों का एक आकर्षक अंग भी है। कैसा है बेटा? एक आकर्षक अंग भी है। तो पुष्प के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर इस पुष्प में जो निषेचन कहाँ होगा, लैंगिक जनन कहाँ होगा, निषेचन क्या है, नर व मादा युग्मक को। निषेचन क्या है? फर्टिलाइजेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निषेचन। नर व मादा युग्मकों का मिलना। तो नर व मादा युग्मकों के मिलने से पहले क्या घटना होगी, देखो इसके अंदर क्या पढ़ना है, नर व मादा युग्मकों का मिलना, है ना। उससे पहले क्या घटना होगी और बाद में क्या घटना होगी, दोनों को पढ़ेंगे, और वो दोनों मिलते समय क्या घटना होगी वो भी पढ़ेंगे इसमें। तो नर व मादा के मिलने से यानी कि निषेचन, निषेचन से पूर्व तो नर युग्मक बनेगा, मादा युग्मक बनेगा ना भाई। तो वो भी पढ़, तो हम इसमें अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, निषेचन से पहले क्या, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। तो सबसे पहले पुंकेसर एंटर पुंकेसर, फिर उसके पुंकेसर क्या होगा, जिसके अंदर नर युग्मक बनेंगे। फिर पुंकेसर के अंदर लघु बीजाणु धानी, चार लघु बीजाणु धानियां होगी। उसके अंदर लघु बीजाणु धानियों के अंदर परागकण बनेंगे। परागकण को क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद। इस परागकण के अंदर नर युग्मक बनेगा, परागकण के अंदर नर युग्मक बनेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ मेल वाला भाग हो गया यहाँ तक। अब फीमेल वाले की बात करो, स्त्री केसर, पुंकेसर हो गया। अब स्त्री केसर के अंदर क्या होगा, गर्भ बीजाणु धानी होगी। गर्भ बीजाणु धानी के अंदर क्या बनेगा, स्त्री केसर में क्या होगा, गर्भ बीजाणु धानी होगी। गर्भ बीजाणु धानी के अंदर भ्रूण कोष बनेगा, है ना, भ्रूण कोष बनेगा, एग बनेगा, सब बनेगा। तो सारा अध्ययन करना है हमें, एग बनेगा। फिर उसके बाद में क्या, परागन मतलब परागकण का स्टिग्मा, या हिंदी में कहते हो वर्तिकाग्र पर, परागकण का स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर लैंड होना, है ना। परागकण का वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक पहुंचना या पराग उसके ऊपर लैंड होना ही परागन कहलाता है ना। तो फिर परागन के बारे में, अब परागकण लैंड हो गया तो उसके बाद क्या होगा, परागकण लैंड होने के बाद वो अंकुरित का पराग नलिका बनाएगा और उसके अंदर दो नर युग्मक बनेंगे। पराग नलिका बनाएगा, उसके अंदर दो नर युग्मक बनेंगे, और एक तो एक से और दूसरा जो है द्वितीयक केंद्रक से जुड़ेगा, तो दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन का भी इसमें अध्ययन करेंगे। और निषेचन के बाद, निषेचन हो गया, अब उसके बाद क्या घटना होगी, देखो पहले निषेचन से पहले क्या घटना हुई वो अध्ययन किया, फूल के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर निषेचन से पहले क्या घटना हुई उसका अध्ययन करेंगे। फिर निषेचन के समय क्या घटना हुई उसका अध्ययन करेंगे। फिर निषेचन के बाद क्या क्या घटना हुई उन सब का भी इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। संरचना भी बनाएंगे और घटनाओं का अध्ययन भी करेंगे। फिर उसके बाद भ्रूणपोष का भी अध्ययन करेंगे। भ्रूणपोष का जो भ्रूण बन रहा है ना, उसके खाना पीना का इंतजाम होना चाहिए ना बेटा, खाना पीना खाएगा पिएगा क्या, तो खाना पीना का इंतजाम जो है भ्रूणपोष रहेगा। और जो बन रहा है भ्रूण उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे, भ्रूण से, और जो बीज है बीज के बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिर असंग जनन और बहुभ्रूणता, कई बार क्या होता है बिना निषेचन के ही आगे का डेवलपमेंट हो जाता है, या नया पादप बन जाते हैं या बीज बन जाते हैं। तो असंग या एक से ज्यादा जो है भ्रूण बन जाते हैं, बहुत सारे एक से ज्यादा भ्रूण बन जाते हैं, तो बहुभ्रूणता का भी हम अध्ययन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ये पहला वाला चैप्टर आपका कितने नंबर का है, 5 नंबर का, याद रखना पहला वाला चैप्टर 5 नंबर का है। फिर आ जाता है मानव जनन। देखो मानव जनन के अंदर बहुत ही कम चीज पढ़नी है अपने को मानव जनन के अंदर। एक तो पुरुष जनन तंत्र पढ़ना है, फिर स्त्री जनन तंत्र पढ़ना, पुरुष जनन तंत्र पढ़ लिया, स्त्री जनन तंत्र पढ़ लिया। मतलब नर जनन तंत्र की संरचना, स्त्री जनन तंत्र की संरचनाएं, सारी संरचनाएं और उनके कार्य और संरचनाएं और उनके कार्य पढ़ना। फिर युग्मक जनन, नर का युग्मक बनेगा शुक्राणु उसका भी, मादा का अंडाणु बनेगा उसका भी, दोनों का युग्मकों का पूरा बनने की प्रोसेस विद हार्मोन, है ना। हार्मोन के साथ कौन कौन से हार्मोन का क्या क्या यूज है, और वो सारा चीज पढ़ने वाला है। फिर आतंर चक्र, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, आतंर चक्र जो होता है, मासिक धर्म जो होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे महिलाओं के अंदर। फिर निषेचन नर व मादा युग्मकों का मिलना, निषेचन वो भी पढ़ेंगे। और निषेचन के बाद जो भ्रूण है, वो भ्रूण गर्भाशय में जो लगता है उसे वो अंतरोपण, और फिर सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, फिर उसका अंतरोपण के बाद भ्रूण का परिवर्धन कैसे होगा, और जब भ्रूण पूरा बन जाएगा तो प्रसव से भ्रूण जो है बाहर आ जाएगा, और फिर उस भ्रूण के पालन पोषण के जो दूध स्राव सबका अध्ययन करने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। ये है पहले वाला चैप्टर 5 नंबर का था, और जो सेकंड वाला चैप्टर है ये 4 मार्क्स का है, 4 नंबर का है। फिर लास्ट में तीसरा चैप्टर, 3 चैप्टर ही हैं इसके अंदर, फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 है। जनन स्वास्थ्य, देखो जनन स्वास्थ्य कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हैं, जनन स्वास्थ्य कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, ये अपनी आम जिंदगी से रिलेटेड है ना, ये अपनी आम जिंदगी से रिलेटेड है, कोई विशेष हार्ड नहीं है। देखो इसमें क्या आएगा, जनन स्वास्थ्य में क्या क्या समस्याएं आ रही है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जनन स्वास्थ्य मतलब जनन अंगों का स्वास्थ्य,
है ना, उसमें क्या क्या समस्या आ रही है और समस्याओं के लिए क्या क्या कार्यनीतियों का प्रयोग करेंगे, समस्या के लिए क्या क्या कार्यनीतियां होनी चाहिए, और जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का स्थायीकरण जो बढ़ रही है उसका स्थायीकरण कैसे करें, जन्म नियंत्रण कैसे करें, वो सबके सब, और सगर्भता चिकित्सीय समापन, अवांछित भ्रूण को गिराने की विधि, सगर्भतीय चिकित्सा समापन कैसे करें, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो यौन संचालित रोग होते हैं तो उनके बारे में भी इसके अंदर अध्ययन करेंगे। और लास्ट में बंध्यता, बांझपन जो कहते हैं, है ना, बांझपन, बंध्यता, मुख बंध्यता या बांझपन जो कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर आपके 2 नंबर का। तो इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर थे। पहला चैप्टर था 5 नंबर का अध्याय फर्स्ट पुष्पीय पादप जनन, दूसरा जो है मानव जनन वाला 4 नंबर का, प्लस ये 2 नंबर का। टोटली 11 नंबर की यूनिट हुई। कितने नंबर की हुई बेटा? 5, 4, 9 और 10, 11। तो यूनिट फर्स्ट है अपनी इकाई 6 कह दें, या ये होगी 11 मार्क्स की। कितने नंबर की हो रही है? 11 नंबर की, ध्यान रखना 11 नंबर की यूनिट है। फिर जो पहला बॉटनी का था, दूसरा जूलॉजी का चैप्टर था, दूसरा जूलॉजी का था और तीसरा भी जूलॉजी का ही मान लो आप। ठीक है, तब आप देख लो जूलॉजी 6 नंबर है, बॉटनी 5 नंबर है, टोटल 11 नंबर का है। दूसरा तीसरा 4 + 2 6, जूलॉजी 6 नंबर का, बॉटनी 5 नंबर, 11 नंबर की है फर्स्ट यूनिट। अब बात करेंगे यूनिट इकाई सेकंड या इकाई नंबर 7। भाई 5 तो 11वीं में पढ़ ली, 12th की तो सेकंड ही है, यू 7वीं इकाई है। इकाई कौन सी है? 7वीं। आनुवांशिकी और विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन या आनुवांशिकी और विकास, इसके अंदर वंशा जेनेटिक्स भी पढ़ेंगे और इवोल्यूशन भी पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले आती है वंशागति तथा विविधता, जेनेटिक्स का चैप्टर आ गया, आपकी आनुवांशिकी का चैप्टर आ गया, वंशागति तथा विविधता जेनेटिक्स। भाई ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जेनेटिक्स का चैप्टर आ गया, क्या है? मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल के वंशागति के नियम कौन, और एक जीन की वंशागति, बोले तो एकल संकर संकरण, एक जीन की वंशागति को दूसरा नाम क्या है? एकल संकर संकरण। और मेंडल के वंशागति के नियम कौन सा? प्रभाविता का नियम है ना, प्रभाविता का नियम है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम है, ये सारे पढ़ने वाले, सह प्रभाविता का नियम। ठीक है, फिर दो जीनों प्रभाविता, जब F1 PD के अंदर दोनों में से जो भी लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, यही तो था प्रभाविता का नियम। और दूसरे को अप्रभाविता नियम कहते हैं। जब दोनों ही प्रकट नहीं होते तो अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, जब दोनों ही प्रकट हो जाते हैं तो सह प्रभाविता कहते हैं। कुछ याद आ रहा हो आपने 10वीं में पढ़ा वो? ठीक है, ये नियम पढ़ने वाले हैं। फिर दो जीनों की वंशागति, दो जीनों की वंशागति यानी कि द्विसंकर संकरण, वो पढ़ने वाले हैं। फिर वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। क्रोमोसोम सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्रोमोसोम सिद्धांत से, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। फिर सहलग्नता भी इंपॉर्टेंट है, सहलग्नता, है ना, फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन जीन्स, जीन के बीच में भौतिक सहयोग, जीनों के बीच में जो भौतिक सहयोग हो जाता है वो सहलग्नता। रिकॉम्बिनेशन, पुनर्योजन, ये भी है। फिर उसके बाद बहुजीनी वंशागति, बहुजीनी वंशागति है, बहुप्रभाविता, लिंग निर्धारण 10th में पढ़ चुके हो आप लोग ऑलरेडी, XY वाला। फिर मधुमक्खी एवं मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है वो देखेंगे, क्योंकि मधुमक्खी के अंदर नर हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, आपको पता है ना, मधुमक्खी में नर अगुणित होता है और मादा जो होती है वो द्विगुणित होती है, लेकिन मानव में ऐसा नहीं होता है ना बेटा। फिर उत्परिवर्तन, अकस्मात होने वाले परिवर्तन जो वंशानुगत हो जाए उत्परिवर्तन कहलाते हैं, ये पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कौन उत्परिवर्तन करते हैं, वो सारा पढ़ने वाले हैं। आनुवांशिक विकार, जेनेटिक्स जो विकार आ गए हैं वो, उसके बारे में कौन कुछ बीमारी आ जाएगी वो पढ़ने वाला है। और उसकी वंशावली विश्लेषण, अनुवांशिक विकार और उसकी वंशावली विश्लेषण कैसी होती है, अनुवांशिक विकार कौन कौन से अनुवांशिक जेनेटिक विकार, जैसे इसको मेंडली विकार भी कहते हैं ना बेटा, और उसका वंशावली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं वो पढ़ने वाले हैं। फिर वर्णांधता, ये अनुवांशिक विकार में आ गया, वर्णांधता है, हीमोफीलिया है ना बेटा, हीमोफीलिया ब्लड का, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, क्रोम, इन सारे डिजीज के बारे में, क्रोमोसोमीय विकार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें अध्याय 4 के अंदर वंशागतिकता विविधता का सिद्धांत, और यह है 5 नंबर का चैप्टर। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। फिर आता है वंशागति के आणविक आधार, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। तो वंशागति मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो ले जाता है, उसका आणविक आधार क्या? ऑफकोर्स डीएनए है, अनुवांशिक पदार्थ ऑफकोर्स डीएनए है इंसान में। तो वंशागति का आणविक आधार डीएनए आरएनए जो है, तो हमारे ह्यूमन बींग्स में तो डीएनए है ना, कुछ वायरस वगैरह वहां आरएनए होता है, बट हम में तो डीएनए है ना। तो वंशागति का आणविक आधार डीएनए है, तो डीएनए के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। किसके बारे में पढ़ेंगे? डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। फिर आनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई इसके बारे में पता करेंगे। फिर आरएनए संसार के बारे में बात करेंगे, mRNA, tRNA, आरएनए सब के बारे में बात करेंगे। फिर प्रतिकृति, इनकी प्रतिकृति, फोटोकॉपी कैसे होती है, डीएनए की प्रतिकृति, आरएनए की प्रतिकृति भी वो पढ़ेंगे। फिर अनुलेखन, है ना, वो पढ़ेंगे।
अनुलेखन, अनुवादन, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होना, अनुलेखन, और फिर आनुवांशिक कूट, आपको पता है ना कूट के टोटल कितने होते हैं, 64 प्रकार के होते हैं ना बेटा। फिर उनका स्थानांतरण कैसा होता है, जीन की अभिव्यक्ति कैसी होती है, मतलब जीन की अभिव्यक्ति का मतलब जीन आगे जाके एक्सप्रेस होना मतलब अपने से कुछ उत्पाद बनाता है, जिनको उसकी अभिव्यक्ति है, उसके लैक ऑपरेंट मॉडल वगैरह उस टाइम उसका नियमन, अभिव्यक्ति का नियमन, लैक ऑपरेंट वगैरह उस टाइप का कुछ पढ़ने वाले हैं हम। फिर मानव जीनोम प्रयोजना, ह्यूमन जीनोम प्रयोजना, HGP भी बोलते हैं इसको, ये पढ़ने वाला है। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसी की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है ना बेटा। किसी भी अगर ऐसे विवाद हो तो हम पता लगा सकते हैं। या क्या ये आजकल क्रिमिनल्स को पकड़ने में भी काफी अच्छी काम में आती हैं। और ये आपका 6 नंबर का चैप्टर है। कितना, पहला था 5, दूसरा है 6 और तीसरा है 3। फिर अगली यूनिट आ जाएगी ना बेटा। तो सुनना, विकास इवोल्यूशन, ये 3 नंबर का ही है। इवोल्यूशन को बहुत ही कम वेटेज दिया बेटा यहाँ पर, है ना। जेनेटिक्स को ज्यादा वेटेज दिया है और विकास को बहुत ही कम वेटेज दिया है। विकास यानी जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, विकास यानी जीवन की उत्पत्ति। देखो इसके अंदर क्या होगा वो समझना आप। विकास में क्या है आप समझना कि जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी पढ़नी है यहाँ पर। जीवन स्वरूप का विकास कैसे हुआ पूरी थ्योरी सिद्धांत के अनुसार, है ना बेटा। जो जीवन स्वरूप का विकास डार्विन ने बताया था, लेमार्क ने बताया था, उसका कुछ कुछ पढ़ना है। विकास के प्रमाण क्या है, वो प्रमाण पढ़ने हैं, है ना बेटा। उसके बाद अनुकूलनीय विकिरण, जैव विकास कैसे हुआ, विकास की क्रियाविधि, हार्डी-विनबर्ग P+Q वाला, है ना। P+Q=1 वाला सिद्धांत है ना बेटा, ये पढ़ना हार्डी-विनबर्ग, P² + Q², सॉरी P+Q² = 2P² + 2PQ+Q², ये वाले आपको पढ़ना है बेटा, आपको, है ना बेटा, ये वाला पढ़ना है। फिर उसके बाद विकास का संक्षिप्त विवरण पूरा पढ़ना है। मानव उद्भव और विकास, यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखना। मानव उद्भव और विकास, हार्डी-विनबर्ग का नियम, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली आपके, है ना बेटा। तो ये आने की पॉसिबिलिटी है। अनुकूलनीय विकिरण, ये भी आने की पॉसिबिलिटी है बेटा। उसके बाद जो है आपके ये हो गया 3 मार्क्स का। तो देखो आपकी अगली यूनिट स्टार्ट हो जाती है। इस सेकंड यूनिट के अंदर हमारे पास क्या, पहले पाया 5 नंबर का, दूसरा 6 नंबर का, तीसरा 3 नंबर का। तो 5, 6 और 3 कितने हो रहे हैं, देखो 5 + 6 11 + 3 14। सेकंड यूनिट हमारे पास 14 नंबर की बेटा। यूनिट सेकंड या यूनिट 7वीं जो भी कहो, अपने पास कितने नंबर की, 14 नंबर की। पहली यूनिट कितनी थी, 11 नंबर की बेटा। तो सॉरी, पहली यूनिट थी 11 नंबर की, दूसरी यूनिट है 14 नंबर की। अब बात करते हैं तीसरी यूनिट की। अब हमारे पास जो है अगली यूनिट है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, इकाई 8, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। देखो समझना, इसके अंदर क्या है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग। इकाई 8 में क्या है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग मानव कल्याण के लिए कैसे होता है वो समझना है हमें। सूक्ष्म जीवों का उपयोग मानव कल्याण में कैसे किया जाता है। तो इस इकाई के अंदर जो पहला अध्याय है वो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य और रोग मानव स्वास्थ्य को कैसे खराब करते हैं समझ। तो मानव में सामान्य रोग कौन कौन से होते हैं, जीवाणुजनित रोग। सामान्य रोग के अंदर जो सबसे पहला आता है जीवाणुजनित रोग। सामान्य रोग में बात करें जीवाणुजनित रोग, फिर विषाणुजनित वायरस जनित रोग, फिर कवक से होने वाले रोग। पहले जीवाणु से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, फिर वायरस से होने वाले रोग, फिर कवक से होने वाले रोग, है ना, फिर प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, फिर कर्मी से होने वाले रोग। बात समझ में आ रही है, उससे होने वाले रोग, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर प्रतिरक्षा और सहज प्रतिरक्षा कैसे क्या होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रतिरक्षा मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति, है ना। और उपार्जित प्रतिरक्षा मतलब बाहर से आपने बाहर से कुछ लेकर आपने जो उपार्जित की है, या फिर आपने नेचुरल जो बाहर से कोई बैक्टीरिया है उसके प्रति आपकी बॉडी ने उपार्जित की है प्रतिरक्षा, वो, है ना। सक्रिय, एक्टिव और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा आपकी बॉडी के कारण ही प्रतिरक्षा हो रही है, आपने कहीं और से एंटीबॉडी ली तो निष्क्रिय। फिर टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। टीकाकरण करने से, जब पोलियो की दवा पिलाने से पोलियो के वायरस से बचते हैं, वो सारी चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग। कोरोना का टीका लगाया तो उससे क्या हुआ वो भी पढ़ने वाले हैं। फिर एलर्जी क्यों होती है, एलर्जी के समय शरीर में क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। स्व प्रतिरक्षा, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। एड्स में क्या होता है इस डिजीज को पढ़ेंगे, कैंसर को पढ़ेंगे। और ड्रग्स और अल्कोहल के कुप्रयोग, क्या ड्रग्स का नुकसान है, अल्कोहल का नुकसान है, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये अध्याय है आपका 6 नंबर का। कितने नंबर का है, 6 नंबर का। और फिर अगला है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव।
देखो पहले तो कौन से थे, मानव को नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव, वो कौन से थे, रोगाणु। मानव को नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव वो कौन थे, रोगाणु। अब बात करें मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव कौन कौन से होंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो कल्याण के लिए घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव कौन से होंगे, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव कौन से होंगे, जो वाहित मल होता ना उसके उपचार में सूक्ष्म जीव कौन से काम आएंगे, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव कौन से काम आएंगे, है ना, जीव नियंत्रण करने में कौन से सूक्ष्म जीव काम आएंगे, जैव उर्वरक के रूप में कौन से सूक्ष्म जीव काम आएंगे, वो सब हम पढ़ने वाले। देखो आज हमने देखा होगा, हम लोग देखते हैं कि हमारे शहरों के अंदर जो है सीवरेज पाइपलाइन बिछाई हुई होती है, और उससे जो सीवरेज पाइपलाइन जो सीवरेज या वाहित मल जो भी निकलता है, उस वाहित मल को ट्रीटमेंट करके उस पानी को वापस साफ किया जाता है, तो उसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। तो कौन से सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, वो सारे चीज इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर हमारा 5 नंबर का है, कम नहीं, चैप्टर बहुत ईजी है, 5 नंबर का है। इस चैप्टर के तो फ्री के नंबर सबसे बहुत ईजी चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर इतना कुछ भी नहीं है ना बेटा। फिर इसके बाद आगे से अगली यूनिट स्टार्ट हो जाती है बायोटेक्नोलॉजी। तो इससे पहले वाली इस यूनिट के अंदर ओनली 2 चैप्टर है, एक 6 नंबर का चैप्टर है और एक 5 नंबर का चैप्टर है। 6 और 5 11 नंबर के चैप्टर है। टोटल यूनिट के कितने नंबर है, 11 नंबर है। इकाई 8 के 11 नंबर है। अब बात करते हैं इकाई 9 की, बात करें जैव प्रौद्योगिकी। ये थोड़ा सा हार्ड पढ़ने वाला है आपको। देखो इसकी हम वैसे तो ऑनलाइन क्लास में आपको लेके करवा दूंगा ये पूरा, है ना। हम अगले सप्ते में ही बहुत जल्द, इस अगले ही सप्ते के अंदर लगभग बुधवार के लगभग तक हमारी हिंदी मीडियम वाली जो 12th बायो की जो फ्री क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। लगभग आप देख लो बुधवार के लगभग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो जैव प्रौद्योगिकी तो हम बहुत अच्छे मजे से पढ़ने वाले हैं। आप चाहो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, तो जब भी स्टार्ट होगी आपके पास नोटिस आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाली चल रही है अभी और हिंदी मीडियम वाली जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, संभवतः बुधवार को स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो जैव प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी इकाई है अपनी। इसका पहला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम, और जो दूसरा चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी उसका उपयोग। देखो पहला था जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम, दूसरा है इसका उपयोग। 4 या 8 नंबर की ही है यूनिट अपनी। कितनी है, 4 + 4 8। ये बहुत ही कम नंबर की, सबसे कम नंबर की यूनिट यही हुई है अभी तो तक देखी, उसमें से अभी तक देखी उसमें से सबसे कम नंबर की यूनिट यही है अपने पास। लेकिन इसमें देखो बहुत सारी चीजें ऐसी है। देखो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, इंजीनियर क्या करता है, तो कोई कंस्ट्रक्शन करता है, कोई चीज बनाता है। ऐसे कैसे अगर हम आनुवांशिक मतलब डीएनए के ऊपर, डीएनए को काट छाट के जोड़ के कुछ बनाने का काम करे, तो उस इंजीनियरिंग को क्या बोलेंगे, जो डीएनए के अंदर इंजीनियरिंग हो रही है उसको क्या बोलेंगे, आनुवांशिक इंजीनियरिंग। क्या बोलेंगे, आनुवांशिक इंजीनियरिंग। फिर जैव प्रक्रम, रासायनिक इंजीनियरिंग, किसी भी जैव प्रक्रम को जो रासायनिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाना है, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जीवों का उत्पाद है, लेकिन बनाएंगे कैसे, रासायनिक प्रक्रम द्वारा, वो उसके बारे में। पुनर्योगज डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। भाई डीएनए है, उस डीएनए को काटा है, उसमें कोई दूसरा जो वांछित डीएनए लगा के उसको जोड़ के वापस अगर उससे अपन कुछ काम में ले रहे हैं, तो काट छाट के जो जोड़ने का काम करने के बाद जो नया डीएनए बना है ना, तो इसमें विदेशी डीएनए है, तो उसे बोलेंगे डीएनए पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो उसमें कौन सी तकनीकी यूज होती है डीएनए को काट छाट करने में, वो पढ़ने वाले हैं। उसमें कौन कौन से साधन यूज होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ने वाले हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस पढ़ने वाले हैं। क्लोनिंग संवाहक, वेक्टर, कौन जो जीन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में किसी जीन को किसी कोशिका में ट्रांसफर करने के लिए कोई वेक्टर चाहिए हमको, जीन को किसी कोशिका में ट्रांसफर करने के लिए कोई वेक्टर चाहिए, तो उसके बारे में पढ़ने वाला है। पीबीआर 322 वाले के पढ़ने वाला है। क्लोनिंग संवाहक पढ़ने वाला है, वेक्टर। सक्षम परपोषीय, अगला सूटेबल होस्ट भी चाहिए, सक्षम परपोषी भी चाहिए, उसके बारे में अतिथि चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में प्रक्रम कौन कौन से यूज होते हैं वो भी पढ़ेंगे। जैसे आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण कैसे करेंगे, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले डीएनए को पृथक्करण करना होगा, तो पृथक्करण कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे। फिर डीएनए को विशिष्ट लोगों को काटना, भाई हमें जो वांछित डीएनए चाहिए उसको उस स्थान से काट कर उस डीएनए को निकाला जाएगा ना, तो वांछित डीएनए को काट कर निकालने के लिए विशिष्ट लोग से काटना और काट कर फिर इसकी खूब सारी कॉपी, पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर उसको काट कर हमें जो इच्छित टुकड़ा है उसकी खूब सारी कॉपी करेंगे पीसीआर मशीन के अंदर। पीसीआर मशीन के अंदर चाहे किसी भी डीएनए की जितनी चाहे उतनी कॉपी हम कर सकते हैं, इसका उपयोग करेंगे। और फिर उसमें से जो लाभकारी जीन है उसका खूब सारा प्रवर्धन मतलब बढ़ाएंगे। और पुनर्योगिक डीएनए का हमने सबसे पहले डीएनए निकाल दिया, वांछित डीएनए पीसीआर में डाला, उसकी खूब सारी कॉपी कर दी और करके जो वांछित कोशिका है उसके अंदर डाल दिया। फिर डाल के उसमें डाल दिया, हमने निवेशन करा दिया और निवेशन करने के बाद जो जीन का उत्पाद है वो हमें प्राप्त होना स्टार्ट हो गया
और वो जो पूरी प्रोसेस है बहुत हम जो कॉमर्शियल यूज करने के लिए पूरा प्रोसेस यूज करते हैं वो अनुप्रवाह संसाधन के अंदर आ जाएगा, है ना। जैसे इंसुलिन बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, कौन से कहाँ यूज क्या यूज है, वो सारा अनुप्रवाह संसाधन पैकेजिंग तक का आ जाता है अनुप्रवाह संसाधन के अंदर। तो ये हमारा 4 नंबर का। फिर अगला चैप्टर तो बहुत इजी है, सिंपल सा है। जैव प्रौद्योगिकी उसका उपयोग कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का क्या क्या उपयोग होता है, कृषि के फील्ड में क्या उपयोग है, चिकित्सा में क्या उपयोग है जैव प्रौद्योगिकी का, है ना। आनुवांशिकता अंदर क्या है, इंसुलिन कैसे बनाते हैं जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, जीन चिकित्सा कैसे करते हैं जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, आणविक निदान कैसे करते हैं, या ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो कैसे बनाते हैं, और ये क्या ये ट्रांसजेनिक एनिमल वगैरह बनाना सही है या नहीं है, ये नैतिक पर्सन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गई आपकी इकाई 9, या ऐसे कहते 12th की इकाई 4 और टोटल बायो की इकाई 9। और अब लास्ट इकाई की बात करते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी ऐसे देखो तो बहुत इजी है और ऐसे देखो तो हार्ड भी है ना। ऐसे देखो तो बहुत इजी है, ऐसे देखो तो हार्ड भी है। पहला एक तो है 3 नंबर का चैप्टर, एक है 5 नंबर का, एक है 4। 5 4 9 और 3 12, है ना। तो ये 12 नंबर की है, 5 4 प्लस 5 प्लस 3 टोटल 12। ये 12 नंबर की यूनिट है ना बेटा, 12 नंबर की। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, अध्याय 11 जीव एवं समष्टिया, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। समष्टिया यानी पॉपुलेशन, वह उसके गुण, पॉपुलेशन और उसके गुण पढ़ेंगे। फिर पॉपुलेशन की वृद्धि कैसे हो रही है ये देखेंगे, फिर उसका जीवन वृंत विभिन्नताएं देखेंगे, और फिर समष्टि एंड पॉपुलेशन के अंदर जो पारस्परिक क्रिया हो रही है वो सारा देखेंगे, कौन किस क्या क्रिया कर रहा है वो देख रहे हैं। फिर अगला देखेंगे अध्याय 12 इकोसिस्टम। इकोसिस्टम या परितंत्र, परितंत्र की संरचना कैसे बनती है ना। किसी पेड़ पे जो डिफरेंट डिफरेंट जीव हैं वो सब मिलकर वो वहाँ का इकोसिस्टम बनाते हैं। तो परितंत्र की संरचना कैसे बनती है, फिर उसकी क्रियाशीलता कैसी होती है, फिर उत्पादकता देखेंगे, उत्पादकता कैसे होती है, किसी भी परितंत्र की क्या उत्पादकता होती है, वन परितंत्र है या खेत है या जो भी उसकी उत्पादकता देखेंगे। अपघटन, मरने के बाद जीवों को अपने घटकों में टूट जाना अपघटन कहलाता है। नॉर्मली फंजाई यानी कवक वगैरह अपघटन करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा प्रवाह, आपको पता 10% लो पढ़ने वाला है यहाँ पर ऊर्जा प्रवाह। एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। प्रोड्यूसर खाना बनाते हैं, फिर कंज्यूमर उसको खाते हैं, प्राथमिक कंज्यूमर उनको खाते हैं, है ना, हर्बीवर्स, फिर कार्निवर्स उनको खाते हैं। इस प्रकार ये जो ऊर्जा प्रवाह होता है वो पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में पारिस्थितिक पिरामिड बनाएंगे, किसी का सीधा बनाएंगे, किसी का उल्टा बनाएंगे। फिर जो लास्ट चैप्टर है आपका क्लास 12 का अध्याय 13 जैव विविधता एवं संरक्षण, इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैव विविधता मतलब जीवों की विविधता। जीवो मतलब अलग अलग स्पीशीज। एक ही रूम में अगर 10 ह्यूमन बीइंग है तो उसको जैव विविधता नहीं कहते। किसी एक निश्चित क्षेत्र के अंदर जितनी अलग अलग जातियां, ह्यूमन भी है, माउस भी है या प्लांट्स भी हैं, जितनी अलग अलग जातियां होगी उससे उतना ही वहां की ज्यादा जैव विविधता कहलाएगी, है ना। तो जैव विविधता क्या यानी जीवों में विविधता, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैव विविधता के बाद जैव विविधता के प्रतिरूप कौन से पढ़ेंगे, जातीय विविधता क्या होती है उसका, तथा उसका परितंत्र में क्या महत्व वो पढ़ेंगे। जैव विविधता को क्षति कैसे पहुंच रही है वो भी पढ़ेंगे, और जैव विविधता का संरक्षण कैसा करना चाहिए। लाल लाकड़ों की पुस्तक वगैरह हम इसके अंदर सब कुछ पढ़ेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देखो सिलेबस मैंने डिटेल में समझा दिया। आपका जो पाठ्यक्रम है हिंदी मीडियम वालों का वो मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। अब आप समझना कि आपका जो है लगभग बुधवार के लगभग, हो सकता है उससे पहले सोमवार से ही करा दूंगा आपकी, सोमवार से ही, लेकिन बुधवार तक तो 99% मैं आपकी हिंदी मीडियम की क्लासेस 12th की स्टार्ट करा दूंगा और फिर कंटिन्यू चलाते जाऊंगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब ये तो वीडियो पहला आया है आपका थ्योरी वाला सैद्धांतिक पर्सन, जो आपका 56 नंबर का पेपर होगा और 14 नंबर का पेपर आपकी स्कूल में 14 होगा, और उस जो स्कूल में पेपर होंगे उसमें से 14 नंबर तो स्कूल भेजेगी और 56 नंबर का बोर्ड में पेपर होगा, उसका सिलेबस समझाया। अगले वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल का सिलेबस समझने वाले हैं, है ना। तो आपका अगले वीडियो में प्रैक्टिकल समझने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ओके।